So hello everyone, today in this video we'll be discussing the rationale for GST in India. In our previous video, we have already discussed the constitutional framework of GST. So I hope you have already seen that video. Now in this particular video we'll be discussing कि GST को इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके क्या इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए थे हमारी कंट्री और इकोनॉमी पे. So let's get into it, starting off with the very first topic, which is कैस्केडिंग सिस्टम प्री जीएसटी. जीएसटी से पहले एक चीज होती थी जिसको हम बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट. नाउ व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे, एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस पे जब बार बार टैक्स लगता था उसको हम बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट. सो कैस्केडिंग इफेक्ट इज अ इफेक्ट इन विच अ पर्टिकुलर टैक्स और पर्टिकुलर गुड और अ सर्विस इज टैक्स मल्टीपल टाइम्स. यानी कि आपके टैक्स के ऊपर टैक्स जब लगता है उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट. तो जीएसटी से पहले एक कैस्केडिंग टैक्स सिस्टम था, यानी कि आप पहले मैन्युफैक्चर करो, उस पे टैक्स दो, फिर उसकी टोटल वैल्यू पे आप फिर से टैक्स दो, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स के लगने को हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे. सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस एक ओवरलैपिंग टैक्स लेयर क्रिएट करते थे, एज शोन इन दिस पिक्चर, कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था एंड इसी इफेक्ट को हम बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट. और इस पूरे सिस्टम में एक कैस्केडिंग टैक्स सिस्टम था जीएसटी से पहले. नाउ कैस्केडिंग इफेक्ट इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस सिग्निफिकेंटली. अब जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो इंक्रीज होता रहेगा. सो से फॉर एग्जांपल आपको पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी आपकी ले ली, ठीक है, 500 का गुड था, उस पर 50 का मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी हो गया, टोटल अमाउंट आया 550 का, फिर उस पर आपने अपना सेल्स टैक्स दिया, तो आपने 50 के जो आपने टैक्स दिया उस पर भी आपने वो टैक्स दिया. सो दैट इज कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था जिसकी वजह से प्रोडक्ट का जो प्राइस होता था वो इंक्रीज हो जाता था एंड देयर वर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी होती थी क्योंकि कॉम्प्लेक्स टैक्स जो थे उसकी वजह से लॉजिस्टिक डिलेज और हायर कॉस्ट होती थी. ठीक है, अब नाउ देयर आर मेनी ऑफ द ऑपरेटर्स इन आवर इकोनॉमी. कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं. मैन्युफैक्चरर्स जो कुछ हमारे जो होलसेलर्स हैं और कुछ रिटेलर्स हैं. अब होलसेलर्स क्या करते हैं कि वो बल्क में मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं एंड देन दे पास इट टू द रिटेलर्स. तो लॉजिस्टिक डिलेज होते थे टैक्स के सिस्टम को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जब तक आप टैक्स पे नहीं कर सकते यू कैन नॉट गो ऑन विद ऑल योर बिजनेस एक्टिविटीज. तो पहले आप टैक्स पे करो एंड देन यू कैन प्रोक्योर द गुड्स एंड देन यू कैन फॉरवर्ड इट टू योर कस्टमर. ठीक है, तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक डिलेज होते थे और कॉस्ट बहुत हाई होती थी बिजनेस पर्संस की. रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस, हाई टैक्स बर्डन वीकेंड द इंडियन गुड्स इन ग्लोबल मार्केट. अब जब टैक्स ज्यादा लगता है आपके गुड्स पे तो इंटरनेशनली जो प्राइस होते हैं वो भी आपके इन्फ्लेट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में एक पोजीशन होता है वो बहुत वीक पड़ता है. बिकॉज व्हाट पीपल डू, पीपल आपके गुड्स को तभी प्रेफर करेंगे जब उनका प्राइस थोड़ा कम होगा एज देयर डोमेस्टिक प्राइसेस. तो लेकिन आपके इकोनॉमी में पहले जीएसटी से क्या हो रहा था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, गुड्स एक्सपेंसिव होते थे, सो बाहर के जो लोग होते थे वो भी प्रेफर नहीं करते थे हमारे गुड्स को परचेज करने के लिए. ठीक है, Now there were complexity and compliance burden. बहुत सारे टैक्स लॉस थे, तो और उन टैक्स लॉस की कंप्लायंस के लिए बिजनेस को बहुत सारे टैक्स रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंप्लायंस बर्डन आता था बिजनेस ओनर्स पे. कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा थी, पर्टिकुलरली ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि हर एक टैक्स के अंदर अलग अलग कंप्लायंस, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थी जो सारे बिजनेसेस को फॉलो करनी थी. तो उनको फॉलो करने के लिए जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हाई होती थी. ठीक है, तो कंप्लायंस कॉस्ट बहुत हाई थी प्री जीएसटी. बहुत सारे डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन होते थे, लीगल बैटल्स होते थे सिर्फ टैक्स की वजह से. ठीक है, क्योंकि कुछ एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वैराजिटी थी. ठीक है, बहुत सारे रूल्स ऐसे भी थे जो कि दे वर हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड पीपल डिडंट अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली. तो जिसकी वजह से लीगल बैटल्स भी बहुत ज्यादा होते थे ऑन दिस टैक्स पर्टिकुलर टैक्स फिनोमेना. बिजनेस ईज में बहुत ज्यादा हिंडरनेस थी. क्यों हिंडर था? क्योंकि आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम अपनी इकोनॉमी में चाहते हैं, व्हाट वी हैव टू डू कि हमें अपना कंप्लायंस का स्ट्रक्चर और बिजनेस में बिजनेस जैसे ऑपरेट होगा तो लीगल एनवायरनमेंट हमें बहुत ही ईजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड रखना है, तभी लोग बिजनेस के लिए प्रमोट होंगे. बट लेकिन अगर कोई भी प्री जीएसटी अपना बिजनेस खोलने के लिए सोचा था तो उसे लगता था कि भाई अगर हमें बिजनेस खोलना है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं, तो हमें बहुत सारे टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, हमें वो सब पढ़ना पड़ेगा. अगर हमें नहीं करना तो हमें फिर किसी एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा, फिर हमें उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी. सो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्री जीएसटी में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता था.
इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस थे, ठीक है, इंटरस्टेट बैरियर्स थे, इतने सारे बैरियर्स थे, हर एक स्टेट अपना अलग ऑक्ट्राई ड्यूटी लगाता था, ठीक है, कोई स्टेट अपना अलग से टैक्स लगाता था, बिकॉज स्टेट क्या करते थे, स्टेट्स वर फ्री टू कलेक्ट देयर टैक्स एज पर देयर ओन रेवेन्यू, ठीक है, तो स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाते थे, जिसकी वजह से इंटरस्टेट बैरियर्स होते थे। एक स्टेट ये बोलता था कि नहीं भाई इस वाले स्टेट का ऑक्ट्रॉय ज्यादा है, इसका टैक्स ज्यादा है, सो हमारे को ज्यादा पड़ेगा, तो हम इस वाले से अपना इंपोर्ट करा देते। तो मूवमेंट जो होता था वो बहुत रिस्ट्रिक्ट होता था, टैक्स इवेजन बहुत जल्दी होते थे क्योंकि इतनी सारी कंप्लायंस थी, ठीक है, तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन में इकोनॉमी ग्रोथ भी रुक जाती थी, और जो टैक्स इवेशन था दैट वाज वेरी इजी, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती थी टैक्स की वजह से। देन डिस्करेज्ड इन्वेस्टमेंट कम थी, एज आई टोल्ड यू कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी इकोनॉमी में नहीं होती थी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते थे वो भी यही सोचते थे कि भाई इफ वी हैव टू डू समथिंग टू अ बिजनेस इन इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी, तो हमें इतने सारे टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो, इससे अच्छा हम ऐसी कंट्री में कर लेते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े ईजी हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी क्योंकि टैक्स इनएफिशिएंसी थी, और इकोनॉमिक आउटपुट जो था वो भी कम था, ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो आपका इकोनॉमी का आउटपुट जो होता है वो भी कम होता है। सो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस इस तरीके से थे हमारे प्री जीएसटी में कि इंटरस्टेट बैरियर्स होते थे, टैक्स इवेजन वाज वेरी इजी, ठीक है, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, लोग अपनी तरफ से उन्हें, क्योंकि टैक्स हम भेजते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट मेथड पे एंड बाद में उसे सीबीईसी क्लैरिफाई करता है, तो लोग क्या करते थे कि अपने सेल्फ असेसमेंट को खुद करते थे, टैक्स कम दिखाते थे एज पर देयर ओन कंक्लूजन्स, और टैक्स इवेजन बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक इजी टास्क हुआ करता था, ठीक है, इन द नेम ऑफ टैक्स प्लानिंग। एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम थी क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, प्रोडक्टिविटी कम थी क्योंकि हमारा जो टैक्स इनएफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा थी, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक आउटपुट पे दिखता था। नाउ देयर वाज अ नीड फॉर टैक्स रिफॉर्म, क्योंकि पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, तो हमें एक टैक्सेशन रिफॉर्म चाहिए था अपनी इकोनॉमी पे। स्ट्रीमलाइन टैक्सेस, सिंप्लीफाई न्यूमरस इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू वन सिस्टम। हमें किस चीज की नीड थी, हमें नीड थी कि जितने सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वैट है, ऑक्ट्राई है, एक्साइज ड्यूटी है, सेनवैट है, इन सारे न्यूमरस इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हमें कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करना है, वी डोंट हैव टू रिड्यूस इट, हमें पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वी हैव टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट। हमें एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाना है, यानी कि एक सिंगल टैक्स रेजीम जिसमें सारे स्टेट्स एक तरीके से एक इक्वल मेथड पे टैक्स को पे करें। नाउ जीएसटी हमारा फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंट्रल, स्टेट और यूटी जीएसटी और हमारा आईजीएसटी होता है। सो हर एक जो स्टेट होता है वो एक सिमिलर बेसिस पे टैक्स देता है और एक सिंगल टैक्स रेजिम को फॉलो करता है, यानी कि एक कॉमन नेशनल मार्केट है। देन अब जब कॉमन नेशनल मार्केट है, हर एक स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है, सिर्फ एक ही लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इनकरेज इसलिए होगी क्योंकि भाई अब उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये बहुत कम कर दी गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, तो लोग भी अब इन्वेस्ट करेंगे, और जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो ओवरऑल हमारा इकोनॉमी भी एक्सपैंड होगा। देन what is GST? GST is a unified tax system. Why do we call it unified? Because इस सिस्टम में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने यूनिफाई कर दिया था, एक साथ ला दिया था, ठीक है। एक सिंगल टैक्स था, मल्टीपल टैक्सेस एक सिस्टम में हमने कंबाइन कर दिए थे। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब हमारी टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्रोडक्शन बेस्ड और कंजम्पशन, और एक डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड को हम कंजम्पशन बेस्ड भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड हमारा वो टैक्स होता है, वो लगता है जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बेस्ड हमारा होता है जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। सो से फॉर एग्जांपल अगर हमारा गुड ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस हुआ है और वो ऑस्ट्रेलिया में ही कंज्यूम हुआ है, तो अगर हम प्रोडक्शन बेसिस पे देखें तो टैक्स लगेगा प्रोडक्शन वाले कमोडिटी पे। डेस्टिनेशन बेस्ड प्रोडक्शन पे नहीं लगता, ये टैक्स कंजम्पशन पे लगता है। जब आप गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो तब आपको वो गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया में गुड प्रोड्यूस हुए, कंजम्पशन इंडिया में हुआ, अगर जो टैक्स है प्रोडक्शन पे लग रहा है तो वो है हमारा प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स। लेकिन अगर हमारा टैक्स कंजम्पशन बेसिस पे लग रहा है तो वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और जीएसटी हमारा एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जब भी हम गुड्स कंज्यूम करते हैं हम तब जीएसटी देते हैं। अगर हम आज भी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं सो हमें प्राइस अलग से दिखता है एमआरपी, एंड देन उस पे जीएसटी दिखता है। इवन इफ यू नो
ऑर्डर गुड्स ऑनलाइन तो हमें एमआरपी अलग दिखता है एंड देन हमें जीएसटी अलग से दिखता है। तो जब हम उन गुड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं अपने पर्पस के लिए तो तब हमें वो टैक्स देना पड़ता है, विच मीन्स दैट इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हमेशा हमारे कंजम्पशन पे लगते हैं। It has a broader coverage. It applies uniformly to goods and services. अब पिछले सिस्टम में क्या होता था कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और वो अलग अलग उनके इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। कोई टैक्स सिस्टम में ये बोलता था, तो से फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि एक टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है कि भाई ये पर्टिकुलर कमोडिटी हमारा गुड है, दूसरा उसे बोल रहा है कि नहीं ये गुड नहीं, ये हमारे लिए सर्विस का काम करेगी, या फिर इट इज नॉट इवन, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ गुड। ठीक है, तो अब जीएसटी ने क्या करा, जीएसटी ने ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके उन्हें यूनिफॉर्मली सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ क्लासिफाई करा और एक ब्रॉडर कवरेज दी गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स के सिस्टम में कवर करने की। ठीक है, बर्डन कम हुआ, बिजनेसेस के लिए कॉस्ट रिड्यूस हुई। कौन सी कॉस्ट? कंप्लायंस कॉस्ट बिजनेसेस के लिए रिड्यूस हुई और कंज्यूमर्स के लिए भी कॉस्ट रिड्यूस हुई, क्योंकि पहले कंज्यूमर पहले वैट देगा, फिर उसे सेल्स टैक्स का भी देना पड़ेगा और सारे इनडायरेक्ट टैक्स लग जाते थे। लेकिन अब कंज्यूमर को सिर्फ एक टैक्स देना है कमोडिटी पे, विच इज जीएसटी। ठीक है, तो बिजनेसेस के लिए भी कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हुई और कंज्यूमर्स के लिए भी इनडायरेक्ट कंजम्पशन कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हुई। ठीक है, then elimination of cascading effect. Now this is the major benefit of GST कि GST ने cascading effect को eliminate कर दिया था। कैस्केडिंग इफेक्ट हमने पहले ही समझ लिया है कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है दैट इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। नाउ द मेजर हम बोल सकते हैं कि हमारे जीएसटी का जो एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही मेजर कंपोनेंट है या फिर उसकी आत्मा हम बोल सकते हैं, विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टाइप ऑफ क्रेडिट विच इज अवेल्ड बाय द सप्लायर। अब ये हमारा सप्लायर है, इसने गुड्स को परचेज करा, ठीक है, इसने गुड्स को प्रोड्यूस करा, इसने कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज करे। जब उसने रॉ मटेरियल्स परचेज करे तो उन रॉ मटेरियल्स पे उसने जीएसटी दिया। ठीक है, फिर उसने वो गुड्स बायर को दे दिए और बायर ने फिर सप्लायर को जीएसटी दिया। अब सप्लायर ने जो जीएसटी दिया है अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए वो उसका क्रेडिट ले सकता है गवर्नमेंट से। ठीक है, नाउ ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि सप्लायर को कोई भी जीएसटी अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, उसे सिर्फ वो जो जीएसटी है सीधा गवर्नमेंट को ही सबमिट करना पड़ेगा और उसका जो बेनिफिट है वो बायर वाले जीएसटी से सेट ऑफ करके ले सकता है। ऑल्दो इसकी वर्किंग्स हम आने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हुआ है। डोंट वरी, इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और आगे वाली वीडियो में एक पूरी देयर विल बी अ होल डेडिकेटेड वीडियो ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज दिस इज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएसटी। ठीक है, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप समझ जाओगे। आप मतलब अगर हम ब्रॉड में बोलें तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि सप्लायर जो है अपनी जेब से कोई भी जीएसटी नहीं देता है क्योंकि वो टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देता है। ठीक है, so input tax credit we will be understanding it in very detail in upcoming videos, but for now आपको ये याद रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है जीएसटी का जिसने कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करा है। अब कॉस्ट रिडक्शन हुआ ऑब्वियसली जब हमने इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ यूनिफाई करा और कुछ टैक्सेस को हमने हटा दिया, तो कॉस्ट जो है बिजनेसेस की वो कम हुई, जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल जो हमारे गुड्स थे वो भी अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्लासीफाई होने लगे। कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ क्योंकि उसे गुड्स अब ज्यादा अफोर्डेबल लगने लगे क्योंकि सारे टैक्स को एक साथ कंबाइन कर दिया और कुछ को एलिमिनेट कर दिया गया था। ठीक है, देन वी गॉट अ कॉमन नेशनल मार्केट। जीएसटी ने एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाया फॉर ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सीमलेस मूवमेंट होता था गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, क्योंकि हर एक स्टेट अब एक कॉमन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम थे, पेपर वर्क कम था क्योंकि कंप्लायंस कॉस्ट आपकी कम हो गई थी, डिलेज कम होते थे क्योंकि अब हमारे जो जीएसटी था वो बहुत, हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन था वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया था। सप्लाई चेन एफिशिएंट हो गई थी क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल थी हमारे बिजनेस ओनर्स को। सो एक कॉमन नेशनल मार्केट मिला जीएसटी से क्योंकि हर एक स्टेट अपना अपना एक सिंगल लॉ फॉलो करता है अब इस टाइम पे, तो स्टेट्स के बीच में सीमलेस मूवमेंट हुआ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई और हमारी जो सप्लाई चेन थी वो एफिशिएंट हुई क्योंकि अब सप्लाई करते हुए उन्हें बहुत सारे टैक्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने, उन्हें एक सिंगल टैक्स रेगुलेशन फॉलो करना है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो गई। देन इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई क्योंकि एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर था।
पहले आपके इतने सारे टैक्सेस होते थे, उनके अलग अलग पोर्टल्स होते थे उन सारे टैक्स को सबमिट करने के लिए, लेकिन अब हमारे पास एक सिंगल सिंप्लीफाइड पोर्टल है, जीएसटीएन पोर्टल, ठीक है, और जीएसटी नेटवर्क के थ्रू हम उसके अपना टैक्स कंप्लायंस सारा ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो टैक्स कंप्लायंस हमारा बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हमें मिला, ठीक है, बहुत इजी रूल्स थे जो कि टैक्स पेयर्स, अब ना मेनी टाइम्स पीपल क्या करते हैं कि बिजनेस ओनर्स को जीएसटी अब इतना सिंपल है समझना कि दे डोंट इवन, जो हमारे स्मॉल मतलब हाई लेवल पे तो प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन जो हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं दे डोंट रिक्वायर प्रोफेशनल समटाइम्स, क्योंकि अब हमारा टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही सिंप्लीफाई और इजी टू अंडरस्टैंड करनी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंसी है और करप्शन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, क्योंकि सारी जो हमारी कंप्लायंस होती है जीएसटी की दैट इज थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट जो है अब बहुत अच्छे तरीके से एक ओवरऑल वॉच मेंटेन कर सकती है सारे बिजनेस ओनर्स पे। टैक्स बेस एक्सपैंड हुआ क्योंकि बहुत सारी एंटिटीज को एक रजिस्टर्ड टर्नओवर लिमिट में रखा गया, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो हर एक टैक्स में अलग अलग थी, लेकिन अब एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है तो ज्यादा हमारी एंटिटीज जो थी वो रजिस्टर्ड बेस में आई और जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा। रेवेन्यू ग्रोथ हुई, जीएसटी कलेक्शन रोज 12% ईयर ऑन ईयर टू 18.10 लाख करोड़, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू थी वो भी जीएसटी की वजह से बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस को उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट में कवर कर लिया था, जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। नाउ कंक्लूडिंग ऑल दिस, हमने ये समझा कि जीएसटी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंपनी में एक्सेलरेट हुआ। हाउ? बिकॉज जीएसटी इज वेरी असेंशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। ऑल द रीजंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। इसने कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया, सप्लाई चेन को एफिशिएंट करा, कॉस्ट को रिड्यूस करा, ग्लोबली हमारे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस को एफिशिएंट बनाया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, टैक्स बर्डन कम हुआ और सीमलेस ट्रांजैक्शन हुई स्टेट्स के बीच में, और फर्दर इंप्रूवमेंट्स जो है वो भी अब की जा रही है जीएसटी में। आप देख रहे होंगे कि ऑल द बेसिस पे हमारा जो सीबीईसी है वो रेगुलरली कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जीएसटी में बनाता रहता है, तो और भी इम्प्रूवमेंट जीएसटी में की जा रही है ताकि ये और ज्यादा अट्रैक्टिव रहे और जो फुल पोटेंशियल है इसके बेनिफिट का वो हम अवेल कर सकें। सो दिस इज ऑल द कंक्लूजन ऑफ दिस कि जीएसटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सो इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द रैशनल फॉर जीएसटी, यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स कि हमारा टैक्स कंप्लायंस इजी हुआ, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना, हमें ट्रांसपेरेंसी मिली, हमारा टैक्स पे एक्सपैंड हुआ, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हुई, सीमलेस मूवमेंट हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई, सप्लाई चेन एफिशिएंट बनी, आईटीसी का बेनिफिट मिला बिजनेसेस को, कॉस्ट कम हुई और कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिला, एक सिंगल टैक्स हुआ, ठीक है, ब्रॉडर कवरेज हुई, बर्डन कम हुआ। सो दीज ऑल आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी और यही एक रीजन था जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का। सो दीज वर ऑल द रैशनल और द रीजंस व्हाई जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो आई होप यू गॉट द ब्रॉड आइडिया कि क्यों जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी ने अभी तक अवेल करे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। Thank you.